हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसएससी विद्यालय में। साथियों, अभी हम लोग करने जा रहे हैं यम्बी पब्लिकेशन बुक बाई अजय कुमार सिंह का एसएससी 2018 के सारे सवाल। साथियों, ये सेट नंबर 18 और ये सेशन प्रत्येक दिन शाम 6 बजे इसी चैनल पर लाइव होगा। चलिए शुरू करते हैं सेट नंबर 18। आज का जो सबसे पहला सवाल होने वाला है, आज का पहला सवाल एक इडियम है, आपको बताना है इसका अर्थ क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1, चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है साथियों, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 1 का जो इडियम दिया हुआ है, इसका अर्थ होता है साथियों कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, यानी आप क्या कहते हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप क्या करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट कह रहा है टेक अप अ टास्क दैट यू कांट फिनिश। ये गलत है ऑप्शन, है ना। ऑप्शन नंबर सेकंड में व्हाट यू डू इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट यू से, ये सही है। आप क्या करते हैं, आप क्या कहते हैं इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्या करते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, ये वॉइस का सवाल है। चलिए सवाल पढ़ते हैं, सवाल क्या कह रहा है। सवाल है द क्रॉप वाज एडवर्सली अफेक्टेड बाय द इनएडेक्वेट रेनफॉल। तो देखिए, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जब भी वॉइस का सवाल पूछे आपसे, तो सबसे पहला काम आपको ये होना चाहिए कि वर्ब का जो फॉर्मेट है वो सही है कि नहीं है। ठीक है, सबसे पहले ये चेक करना है। तो देखिए यहां पर आपका ये जो है पैसिव में दिया है और वाज प्लस V3 है ना, वाज एडवर्सली अफेक्टेड है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर पैसिव वॉइस में, ठीक है, अगर पैसिव वॉइस में वाज प्लस V3 हो तो एक्टिव वॉइस में क्या होता है, या फिर अगर उल्टा देखें कि एक्टिव वॉइस में क्या होता है जो पैसिव में चेंज होकर वाज प्लस V3 बनता है। तो एक्टिव में अगर V2 है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि अगर एक्टिव में V2 हो तब पैसिव में वाज प्लस V3 बनाना है। ठीक है, तो सिंपल हमें क्या खोजना है, V2 खोजना है और उसके साथ कोई भी वाज वेर लगा नहीं होगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिए, यहां पर हैज का यूज कर दिया है तो ये गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड देखिए, यहां पर वाज का यूज किया, यहां पर सिर्फ और सिर्फ V2 का यूज होना चाहिए था एक्टिव वॉइस में, ये भी गलत हो गया। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर थर्ड देखते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड में V2 का यूज है और ये सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फोर्थ देखिए द इनएडेक्वेट क्रॉप, ये देखिए यहीं पर गड़बड़ कर दिया। आपका ऑब्जेक्ट था साथियों द इनएडेक्वेट रेनफॉल, है ना, आपका ये पूरा टर्म था ऑब्जेक्ट। इसने क्या किया कि द इनएडेक्वेट रेनफॉल की जगह पर द इनएडेक्वेट क्रॉप लिख दिया, तो ये यहीं पर गलत हो गया। तो ये जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसका सही आंसर क्या है साथियों, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर थर्ड, अच्छा सवाल है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है साथियों, आसान है। पैर्डन, पैर्डन का मतलब क्या होता है? पैर्डन का मतलब होता है साथियों किसी को क्षमा करना, है ना, पैर्डन। ये क्लियर? आपसे पूछा है एंटोनिम्स, एंटोनिम्स का मतलब होता है कि जो भी अर्थ दिया है उसका एग्जैक्ट अपोजिट। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, मर्सी। मर्सी का मतलब क्या होता है? देखिए सब इजी वर्ड है और आप सभी को पता ये होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर किन्हीं को नहीं पता है तो आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, मर्सी, मर्सी का मतलब क्या होता है साथियों, मर्सी का मतलब होता है दया। ठीक है, काइंडनेस का भी सेम अर्थ जाता है, दयालुता। ठीक है, ग्रेस, ग्रेस का मतलब भी होता है कृपा या दया। ठीक है, ग्रेस का मतलब भी क्या होता है, कृपा कहिए या फिर दया कहिए, है ना। आपसे पूछा था एंटोनिम, तो एंटोनिम में यहाँ पर जो सबसे सुटेबल वर्ड है वो है आपका पनिश। पनिश मतलब होता है किसी को दंड देना, है ना। पनिश का मतलब क्या होता है, पनिश का मतलब होता है किसी को दंड देना। तो पैडन मतलब किसी को क्षमा करना, दया किसी पर दया दिखाना, किसी पर कृपा करना, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, पनिश करना। ठीक है, क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका पारा जंबल, 4 जंबल्ड सेंटेंसेस दिए हुए हैं और आपको बताना है इसका सही स्ट्रक्चर क्या होगा। देखिए जब भी आपको पारा जंबल का सवाल है तो करने के कई तरीके होते हैं। ठीक है, आप ऑप्शन इलिमिनेट करके कर सकते हो इसे, मैंने पहले भी बहुत सारा तरीका आपको बता रखा है और ये जो सेट चलेगा कंटिन्यू, इसमें भी मैं आपको बहुत सारा तरीका बताऊंगा किस तरीके से आप पारा जंबल के सवाल को कम से कम टाइम में कर सकते हो। ठीक है, चलिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमें यह करना है कि शुरुआत कहां से हो रहा है। ठीक है, देखिए दो काम कर सकते हैं, या तो शुरुआत जो सबसे एकदम वैसा सेंटेंस जो एकदम शुरुआत में आए उसे आपको खोजना है, या फिर दो सेंटेंस को लिंक करना है। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले आप ये देखें साथियों, यहां पर एक जगह लिखा हुआ है अराउंड 4 बिलियन पीपल, है ना। सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, अराउंड 4 बिलियन पीपल, मतलब सबसे पहले 4 बिलियन पीपल के बारे में बात हो रही है और इसके बाद जाएगा एंड 844 मिलियन। ये तो क्लियर है आपका
कि मतलब पहले 4 बिलियन पीपुल आएगा, इसके बाद जाएगा 844 मिलियन पीपुल। मतलब सबसे पहला पेयर आपका यहां बना बी और बी के बाद ए का, ठीक है। तो आपको खोजना है, यहां पर बी ए का पेयर नहीं है, ठीक है, यहां पर भी बी ए का पेयर नहीं है, यहां पर बी ए का पेयर नहीं है, यहां पर बी और ए का पेयर है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहां पर क्या है, सही है। तो ये था क्वेश्चन नंबर, ये टाइप नंबर 1 था, आप इस तरीके से बना सकते थे, ठीक है, मेथड नंबर 1 था ये। दूसरा तरीका कि अगर आपको शुरुआत से पकड़कर चलना और सारे को एकदम एक के बाद एक सजाना है, तब कैसे करेंगे। तो देखिए ये तो पता होना चाहिए, चलिए इसे मैं इरेज करता हूं, फिर से समझिए। देखिए अगर हमें इसमें एकदम शुरुआत से लिंक करना होता तो कैसे बनाते। तो सबसे पहले सेंटेंस पकड़ेंगे बी को, ठीक है। अराउंड 4 बिलियन पीपुल इन द वर्ल्ड लिव इन फिजिकली वाटर स्कार्स एरियाज। लगभग 4 बिलियन पीपुल जो है साथियों वर्ल्ड में, इसमें क्या कर रहा है कि वर्ल्ड में लगभग 4 बिलियन पीपुल जो है वो वाटर स्कार्स एरियाज में रह रहे हैं, ठीक है। तो बी से हमने शुरुआत कर दिया, ठीक है। इसके बाद जाएगा ए, एंड 844 मिलियन डोंट हैव एक्सेस टू क्लीन वाटर। मतलब जो 4 बिलियन जो है, उस 4 बिलियन पीपल जो वाटर स्कार्स एरिया में रह रहे हैं, उसमें से 844 मिलियन ऐसे लोग हैं जिनके पास साफ पानी एक्सेस नहीं है, ठीक है, साफ पानी उनके पास नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है। तो बी और बी के बाद ए का पेयर बना। इसके बाद जाएंगे साथियों डी में। ये देखिए ये तो आपका डाटा बताया बी और ए। इसके बाद डी में जाएंगे, जो फ्रेश लाइन है, द वर्ल्ड्स वाटर क्राइसिस इज गेटिंग वर्स। मतलब जो पूरे दुनिया का वाटर क्राइसिस है वो बद से बदतर होते जा रहा है, ठीक है। तो इसके बाद जाएंगे डी पर और लास्ट में जाएंगे सी। देखिए सी क्या है, कारण बता रहा है कि ये जो वाटर क्राइसिस है ये क्यों हो रहा है। तो यही लिखा हुआ, इट इज बिकॉज ग्लोबली वी यूज 6 टाइम्स एज मच वाटर टुडे वी डिड 100 ईयर अगो। मतलब अभी जो हम लोग हैं वो इतना ज्यादा पानी यूज कर चुके हैं जो हमने 100 साल पहले किया था उससे 6 गुना ज्यादा, है ना, 6 टाइम्स एज मच वाटर। तो ये कारण बताया, तो सी जाएगा सबसे लास्ट में। ऑप्शन नंबर डी यहां पर क्या है साथियों, राइट है। ये क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आपको बताना एक सेंटेंस दिया है और आपको बताना है इसको एक वर्ड में हम क्या कहेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है अ पर्सन हु ड्रॉज और प्रोड्यूसेस मैप। कोई एक ऐसा व्यक्ति जो मैप को बनाता हो या मैप को ड्रॉ करता हो, उसे क्या कहते हैं। चलिए ऑप्शन देखते हैं साथियों, ऑप्शन क्या क्या है। यहां पर जो सबसे पहला ऑप्शन है कैलीग्राफर, ठीक है। कैलीग्राफर किसे कहते हैं, तो कैलीग्राफर है साथियों एक ऐसा व्यक्ति, ठीक है, जो सुंदर जिसका जो राइटिंग हो बहुत सुंदर हो, ठीक है। तो सुंदर लेखन करने वाला जो व्यक्ति होता है उसे हम लोग कैलीग्राफर कहते हैं। ये क्लियर। तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं। तो ये तो गलत हो गया आपका, है ना, ये गलत हो गया। चलिए ऑप्शन नंबर 3 देखिए, लेक्जिकोग्राफर। लेक्जिको देखिए ये वर्ड है, ये बना है लेक्जिको, ये रूट वर्ड है, ठीक है। इसका मतलब अगर हम देखें तो इसका रियल अर्थ होता है वर्ड, यानी जो वर्ड को कंपाइल करे। इसका मतलब क्या कह सकते हैं आप कि ऐसा व्यक्ति जो डिक्शनरी बनाता हो। डिक्शनरी में क्या होते हैं, बहुत सारे वर्ड होते हैं। तो लेक्जिकोग्राफर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो डिक्शनरी को प्रिपेयर करता है। तो कैलीग्राफर का मतलब आपको समझ में आ गया, लेक्जिकोग्राफर का मतलब आपको समझ में आ गया। ये दोनों में से कोई भी आंसर नहीं है, ठीक है, दोनों ऑप्शन को हमने कट कर दिया। ऑप्शन नंबर डी में साथियों कोरियोग्राफर। कोरियोग्राफर का मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो किसी व्यक्ति को डांस करना सिखाता है, ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं कोरियोग्राफर। तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। या फिर इसको एक वर्ड में कह सकते हैं डायरेक्टर ऑफ डांस, ठीक है। डांस का जो डायरेक्टर होता है उसे ही हम लोग कोरियोग्राफर कहते हैं। ये क्लियर। ऑप्शन नंबर बी में बहुत प्यारा वर्ड है, अच्छा वर्ड है, कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर का ही मतलब होता है साथियों एक ऐसा व्यक्ति जो मैप को बनाता है ना। कोई एक ऐसा व्यक्ति जो मैप को ड्रॉ करता है या मैप को बनाता है उसे ही हम लोग कार्टोग्राफर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला सवाल है साथियों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है अ सिलेंड्रिकल कंटेनर बल्जिंग आउट इन द मिडिल ट्रेडिशनली मेड फॉर वुडन स्टेप्स फॉर कीपिंग ऑयल बियर ईटीसी। एक ऐसा कंटेनर जो सिलेंड्रिकल हो, ठीक है, वो लकड़ी का बना हो और वो ऑयल या बियर इत्यादि रखने के काम आता हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं साथियों बैरल, ठीक है। बैरल का अगर शुद्ध हिंदी अगर आप देखना चाहें तो इसका होता है पीपा, ठीक है। पीपा क्या होता है, पीपा देखिए इस तरीके का एक होता है, इस तरीके का एक होता है ना, इस तरीके का एक बैरल होता है, लकड़ी का बना होता है और इसी में हम लोग क्या रखते हैं, तेल रखते हैं या फिर बियर रखते हैं और भी जो भी लिक्विड होता है इसमें रखते हैं, ठीक है। इसी को ही हम लोग बोलते हैं बैरल, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 6 था इसका सही आंसर है बैरल, ऑप्शन नंबर 3।
चलिए और भी जो ऑप्शन है उसको देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में साथियों बिन। बिन का मतलब क्या होता है? बिन का मतलब होता है साथियों, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं बिन का अर्थ। आपने एक वर्ड सुना होगा ट्रांसबिन, ठीक है? ट्रांसबिन कहाँ होता है? तो आप सभी के मोबाइल में होता है ना, मोबाइल में होगा या फिर आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर में होगा बिन, सॉरी ट्रांसबिन। ट्रांसबिन में क्या होता है? ट्रांसबिन में जो भी आपका मतलब कोई ऐसा फोटोग्राफ, कोई ऐसा चीज जो काम का नहीं हो, ठीक है, उसको आप डिलीट करते हैं, वो ट्रांसबिन में चला जाता है। क्लियर? एक और एग्जांपल मैं बताता हूं, डस्टबिन। डस्टबिन आप सभी जानते होंगे। डस्टबिन मतलब क्या होता है? एक ऐसा डब्बा जिसमें हम लोग क्या करते हैं, गंदगी को रखते हैं, ठीक है? जो भी कूड़ा कचरा होता है उसको हम रखते हैं। तो दोनों में एक कॉमन वर्ड आया बिन। तो बिन का रियल अर्थ क्या होता है? तो साथियों बिन का जो रियल अर्थ होता है वो होता है एक डब्बा जो ढक्कन वाला हो, यानी इसको कहें बिन का मतलब एक ढक्कन वाला पात्र। क्लियर? चलिए ऑप्शन नंबर सेकंड देखते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड जो लिखा हुआ है बुश्ड, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है थका हुआ, ठीक है? और आप लिख सकते हैं इसे, है ना, अच्छा वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है? थका हुआ। या फिर एक और वर्ड होता है, देखिए बुश मतलब होता है झाड़ी, तो बुश्ड का मतलब झाड़ीदार लिख सकते हैं इसको, है ना? आप नोट कर सकते हैं झाड़ीदार, ठीक है? चलिए ऑप्शन नंबर डी में है बेल। बेल का मतलब क्या होता है? तो बेल का मतलब होता है गट्ठर, ठीक है? कपड़े का जो गट्ठर होता है ना, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? बेल कहते हैं, गट्ठर, ठीक है? तो ये क्लियर? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां से आपका क्लोज टेस्ट। देखिए जब भी हम किसी भी क्लोज टेस्ट को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहला काम ये करना है कि एक बार उसको सरसरी निगाह से उसको रीड कर लेना है, ठीक है? कि ये किसके बारे में है, ठीक है? तो आप इसको रीड, सबसे पहले काम करेंगे इसको आप एक बार रीड कर लेंगे। इसके बाद दूसरा बार जब हम पढ़ेंगे तो ऑप्शन जो सुटेबल होगा उसको रखते चलेंगे। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं, पढ़ते हैं इसको। लिखा हुआ है ईगर टू कंट्रोल द साउथ अटलांटिक द ब्रिटिश नेवी हैज टास्क्ड एडमिरल बैरोन खालिस्तान सेटलिंग एन आइलैंड ऑफ द साउथ अमेरिकन कोस्ट। अब देखिए जो पहला क्वेश्चन नंबर 7 है, यहां पर आप क्या भरेंगे, है ना? 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, यहां पर क्या भरेंगे? तो साथियों यहां पर किस सेंस में भरा जा रहा है सबसे पहले ये देखेंगे। यहां पर जो भी होगा, जो भी प्रीपोजिशन लगाएंगे यहां पर, ठीक है, वो यहां पर टास्क के साथ आएगा, है ना? यहां पर जो भी लगाएंगे, अगर फोर लगाते हैं तो टास्क फोर, अगर फ्रॉम लगाते हैं तो टास्क फ्रॉम, है ना? टास्क ऑफ और टास्क विद। तो चारों में से कौन सा सुटेबल यहां पर होगा? तो जब भी ऐसा है कि अगर आपको एक प्रीपोजिशन चूज करना हो और उसके पहले कोई वर्ब हो, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि उसका अर्थ क्या होता है, और ये जो है ये किस लिए यहां पर सुटेबल वर्ड क्या होगा। तो अगर आप देखें तो यहां पर जो एक व्यक्ति है बैरोन, इसको क्या दिया जा रहा है? एक जिम्मेवारी दिया जा रहा है, ठीक है? यहां पर एक पर्सन है बैरोन, इसको क्या दिया जा रहा है? जिम्मेवारी दिया जा रहा है। तो आप सभी को एक पता होगा फ्रेजल वर्ब टास्क विद, है ना? टास्क विद का अर्थ क्या होता है? टास्क विद का अर्थ होता है साथियों किसी को जिम्मेवारी सौंपना। टास्क विद का अर्थ क्या होता है? किसी को जिम्मेदारी सौंपना, ठीक है? तो यहां पर जो चार ऑप्शन में जो सबसे सुटेबल वर्ड है वो आपका है विद। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या हो गया हमारे पास? बी, सॉरी डी। डी में क्या है? विद। तो ये तो क्लियर हो गया। और फिर से पढ़ते हैं। Eager to control the South Atlantic, the British Navy has tasked Admiral Barron with settling an island off the South American coast. अब देखिए इसको जिम्मेवारी दिया गया था कि अगर कोई आइलैंड दिखता है, ठीक है, तो वहां पर आपको क्या क्या करना है? वहां पर आपको रोकना है, और वहां पर क्या होगा? शिप्स कुड रीसप्लाई, मतलब जो भी सामान जहाज में घट गया होगा उसको दोबारा सप्लाई किया जाएगा, ठीक है? एंड देन फाइंडिंग एन अल्टरनेटिव। तो सबसे पहला तो फिल इन द ब्लैंक्स जो 8 नंबर है इसमें क्या भरेंगे? तो देखिए यहां पर कोई स्थान के बारे में डिनोट कर रहा है कि एक ऐसा स्थान आपको पता करना है जहां पर ये जो शिप है ये रीसप्लाई होगा। तो कोई भी स्थान के लिए जो सबसे सुटेबल वर्ड होता है वो होता है वेयर, है ना? तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा? वेयर। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। वेयर शिप्स कुड रीसप्लाई एंड देन फाइंडिंग एन अल्टरनेटिव। अब देखिए फिर से यहां पर आया अल्टरनेटिव रूट, अल्टरनेटिव पाथ, अल्टरनेटिव मींस। यहां पर क्या सुटेबल वर्ड है? तो साथियों आपको ये एक चीज ध्यान रखना है कि जब भी आपको ये बाई रोड अगर कहीं जाना है ना, बाई रोड अगर कहीं जाना और बहुत सारे रास्ते हों और उसमें से अगर किसी को चुनना है तो वहां पर हम रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन वहां पर पाथ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब भी देखिए यहां पर कोई रोड नहीं है, यहां पर आप एक समुद्र के बीच में और वहां से आपको एक रास्ता पता करना है कौन सा इसका अल्टरनेटिव रास्ता है, तो उसके लिए एक प्यारा वर्ड है रूट, ठीक है? ROUT, रूट का इस्तेमाल वहां पर करते हैं।
ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए, रूट। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहां पर किस लिए फाइंड कर रहा था? फाइंडिंग एन अल्टरनेटिव रूट टू द ईस्ट इंडीज, मतलब ईस्ट इंडीज जाने के लिए कोई अल्टरनेटिव रास्ता पता करना था। ठीक है। आफ्टर राउंडिंग द टिप ऑफ साउथ अमेरिका, एडमिरल बायरन कन्फ्रंटेड द वर्ल्ड्स। अब देखिए कन्फ्रंटेड द वर्ल्ड्स, क्या इसके बाद क्या लगाएंगे हम? तो इसके बाद लगाएंगे देखिए वर्ल्ड्स। सबसे पहले आपको देखिए यहां 2-3 तरीका है जिसके थ्रू आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो आगे दा लगा है, और आपको पता है अगर कहीं भी द लगा है तो इसके बाद जो भी डिग्री आता है वो हमेशा सुपरलेटिव डिग्री आता है। तो 4 ऑप्शन है, आपको पता करना है चारों ऑप्शन में से कौन सा सुपरलेटिव डिग्री है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है साथियों लार्जेस्ट, ये आपका सुपरलेटिव डिग्री में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो देखिए इसको फिर से कनेक्ट करके आगे बढ़ते हैं। एडमिरल बैरन कन्फ्रंटेड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बॉडी ऑफ वाटर, द इंडलेस पैसिफिक ओशियन। यहां पैसिफिक ओशियन के बारे में बात हो रहा था। आफ्टर अ मंथ ऑफ एम्प्टी ब्लू हॉरिजॉन अ टिनी आइलैंड। देखिए ये लगातार 1 महीना तक ये चला। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद एक छोटा सा आइलैंड इसको दिखा। तो दिखने के लिए यानी प्रतीत होने के लिए एक वर्ड यूज करते हैं, वो है एपियर। तो यहां जो वर्ड होना चाहिए कुछ ब्लैंक्स नंबर 11 में, वो होना चाहिए आपका एपियर्ड। ठीक है, यहां पर जो होगा ऑप्शन नंबर बी। ये क्लियर है साथियों, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल है साथियों क्वेश्चन नंबर 12। देखते हैं क्या है सवाल। इफ आई हैव मनी आई परचेज दिस हाउस। आपको ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट का सवाल है। बताइए इसका सही आंसर क्या है। देखिए जब भी इफ का प्रयोग हो तो ये आने वाले समय को दर्शाता है। ठीक है, और आने वाले समय यानी फ्यूचर के लिए जो सबसे सुटेबल टेंस होता है वो होता है फ्यूचर टेंस। ठीक है, आने वाले समय के लिए जिस टेंस का यूज हम करते हैं वो फ्यूचर टेंस है, और फ्यूचर के लिए हमें विल के साथ जाना होगा। ठीक है, तो यहां पर जो सुटेबल होगा वो होगा इफ आई हैव मनी आई विल परचेज दिस हाउस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या है साथियों? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लियर ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ये एक इडियम दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13, पुल समवंस लेग। ठीक है, बताइए इसका अर्थ क्या होगा? सही आंसर क्या होगा? पुल समवंस लेग। देखिए पुल समवंस लेग का मतलब होता है किसी का टांग खींचना, है ना। देखिए हम सभी आप सभी के दोस्त होंगे, जब आप आपस में मिलते होंगे तो एक दूसरे की टांग खींचते होंगे। ये एक मुहावरा है हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। इसका अर्थ होता है साथियों किसी के साथ मजाक करना। ठीक है, जोक विद समवन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका जोक विद समवन, है ना, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर ये इजी था, आप सभी का आंसर आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है फिल इन द ब्लैंक्स। क्या कह रहा है? अ नंबर ऑफ इंडियन गुड्स फेस अ खालिस्तान कंपटीशन फ्रॉम चाइनीज गुड्स इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस एंड लुक्स। देखिए यहां पर कह रहा है कि जो बहुत सारे जो इंडियन गुड्स हैं वो चाइनीज गुड्स के साथ कंपटीशन फेस कर रहे हैं। ठीक है, चाहे वो प्राइस के लेवल पर हो या लुक्स के लेवल पर हो, है ना। तो जब बहुत ज्यादा कंपटीशन, मतलब जब दो चीजों के बीच, जो दो व्यक्तियों के बीच या दो ग्रुप के बीच जब बहुत ज्यादा कंपटीशन हो, ठीक है, तो उसके लिए जो यूज करते हैं वर्ड वो होता है फायर्स कंपटीशन। याद रखेंगे आप इसको, है ना। बहुत ज्यादा कंपटीशन के लिए जो यूज किया जाता है वर्ड वो होता है फायर्स कंपटीशन, मतलब बहुत ज्यादा प्रतियोगिता। देखिए नॉर्मल दो व्यक्तियों के बीच में कोई कंपटीशन हो रहा है, ठीक है, तो अगर नॉर्मल है तो सिर्फ कंपटीशन, लेकिन जब बहुत ज्यादा हो तो फायर्स कंपटीशन। ठीक है, आपको ध्यान रखना ये बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है साथियों, सी रीड दैट नोवेल सिंस सी गॉट अप इन द मॉर्निंग। सी रीड दैट नोवेल, ये भी सेंटेंस इंप्रूवमेंट का सवाल है। बताइए क्या होगा आंसर इसका। इस वाले पार्ट को आपको इंप्रूव करना है। रीड दैट नोवेल, क्या ये सही है या गलत है? देखिए जब भी सिंस के साथ, देखिए दो चीजें, सबसे पहला तो सिंस है, ठीक है, तो सिंस के साथ आपका परफेक्ट जाएगा, ठीक है, सॉरी परफेक्ट कंटिन्यूअस जाएगा। दूसरी बात, जब सिंस का यूज एज अ कंजक्शन हो, आपको ध्यान रखना है ये बातें कि जब भी सिंस का यूज, यहां पर देखिए सिंस के पहले एक क्लाउज है, सिंस के बाद एक क्लाउज है, यानी सिंस का जो यूज है यहां पर, ये जो सिंस है ये एज अ कंजक्शन है। ठीक है, ये क्या है यहां पर? कंजक्शन। ठीक है, तो जब भी सिंस का यूज कंजक्शन के रूप में हो, ठीक है, तो उसका एक फिक्स उसका जो है फिक्स स्ट्रक्चर है। ठीक है,
सिंस के बाद वाला जो होता है जैसे सी गॉट अप, ये सिंपल पास्ट में होता है, तो ये सिंपल पास्ट में तो है ना, इसके साथ कोई चेंज नहीं। और उसके जो पहले होता है वो या तो प्रेजेंट परफेक्ट में होगा या परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा, ठीक है, दोनों में से कोई होगा। क्लियर। अब देखिए आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए क्या चाहिए, हैज बीन, और कंटिन्यूअस के लिए V4, तो हैज बीन और V4 कहां पर है, ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका जो सुटेबल वर्ड होगा, सेंटेंस होगा साथियों, सी हैज बीन रीडिंग दैट नोवेल सिंस सी गॉट अप इन द मॉर्निंग। क्लियर, ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है मिनी आइटम्स मेड ऑफ इवोरी। देखिए ये वर्ड बढ़िया है, इवोरी, इसका मतलब होता है हाथी दांत, है ना। बीच में अगर कोई इंपॉर्टेंट वर्ड आएगा तो मैं बताते जाऊंगा, अगर आप लिखने की इच्छा हो तो लिख सकते हैं, ठीक है। हाथी का दांत होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इवोरी। क्लियर। मिनी आइटम्स मेड ऑफ आइवोरी वेयर, खाली स्थान, फ्रॉम अ डीलर इन एंटिक्स बाय द कस्टम अथॉरिटीज एट द दिल्ली एयरपोर्ट। देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि बहुत सारे हाथी के दांत से बने हुए बहुत सारे आइटम वो क्या किए गए, वो एक फ्रॉम अ डीलर, मतलब एक डीलर से, इन एंटिक्स बाय द कस्टम अथॉरिटीज एट द दिल्ली एयरपोर्ट। दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम अथॉरिटीज के द्वारा क्या किया गया, तो जब्त किया गया, है ना। कोई भी चीज अगर इलीगल है तो वो अगर किसी के पास पाया जाता है तो एक वर्ड यूज करते हैं जब्त, है ना। और जब्त का जो वर्ड होता है वो देखिए 2-3 वर्ड होता है, उसको ध्यान रखना। 2 वर्ड होता है जो इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक होता है सेज, सेज का मतलब भी होता है जब्त करना, ठीक है, ये क्लियर। दूसरा एक वर्ड होता है कन्फिस्केट, जो आपके ऑप्शन में दिया, देखिए सेज कहीं ऑप्शन में नहीं दिया, लेकिन दूसरा वर्ड कन्फिस्केट वर्ड दिया हुआ है। क्लियर। तो इसका जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा कन्फिस्केटेड। ये क्लियर है, ये यहां पर सही आंसर है। चलिए बाकी सारा ऑप्शन जो था अप्रोप्रिएटेड, एनेक्सेड, हाईजैक्ड, ये कोई भी आंसर यहां पर सही नहीं था। अप्रोप्रिएटेड का मतलब क्या होता है, अप्रोप्रिएटेड का मतलब होता है जबरदस्ती हथियार लेना, है ना। तो यहां पर जबरदस्ती तो हथियार नहीं गया, जो हाथी दांत था उसके जो बने हुए जो भी आइटम थे वो अवैध थे, तो इसको क्या किया गया, इसको जब्त किया गया। क्लियर। तो अप्रोप्रिएटेड का मतलब होता है जबरदस्ती हथियाना, ये गलत है, ठीक है। एनेक्स्ड, ये बढ़िया वर्ड है, इसको आप नोट करेंगे। ये जो वर्ड लिखा है जमीन, इसका मतलब होता है जमीन को हथिया लेना, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जमीन को हथियाना, ठीक है, जमीन हथियाना। और हाईजैक का मतलब क्या होता है, हाईजैक का मतलब होता है अपहरण करना, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अपहरण करना। और अपहरण करना किस चीज का, कोई भी सवारी वाहन का। जैसे आपने एक मूवी देखा होगा नीरजा, है ना, तो वो जो भी थे वो आतंकवादी थे, वो उस हवाई जहाज को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे थे। तो अपहरण करना किसे, सवारी वाहन, ठीक है, कोई भी अगर सवारी वाहन है तो उसे ही हाईजैक किया जाएगा। क्लियर, ये क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 17। आप बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसमें आपको एरर फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 17 बताइए। चलिए सवाल पढ़ते हैं, क्या है सवाल। सवाल है साथियों, सी लॉस्ट अ बिग ऑर्डर फ्रॉम अ नोन शोरूम इन केस ऑफ हर ऑन केयरलेसनेस। बड़ा ही सिंपल सवाल है और एरर इसमें पता करना है। देखिए इसमें क्या कर रहा है कि वो कोई भी व्यक्ति थी, कोई भी लड़की थी, उसने क्या किया, सी लॉस्ट अ बिग ऑर्डर, उसने एक बड़ा अवसर को खो दिया, बड़ा ऑर्डर को खो दिया। सी लॉस्ट अ बिग ऑर्डर फ्रॉम अ नोन शोरूम, ठीक है, कोई एक बहुत जाने पहचाने शोरूम से उसने क्या किया, एक बड़ा ऑर्डर खो दिया, ठीक है। तो क्यों खोया, तो वो उसने वो जो लड़की थी वो अपने केयरलेसनेस के कारण, ठीक है। तो खाली स्थान हर ऑन केयरलेसनेस, तो यहां तक तो मामला सही जा रहा था। यहां पर कारण बता रहा है, वो जो कोई भी लड़की थी उसने शोरूम से बहुत बड़ा ऑर्डर खो दिया, लॉस्ट मतलब कैंसल हो गया, हाथ से चला गया, ठीक है। तो इसके बाद ये जो लास्ट में हर ऑन केयरलेसनेस, ये इसका कारण बता रहा है। तो कारण बताने के लिए बीच में जो वर्ड आना चाहिए, ठीक है, बीच में जो आना चाहिए, यहां आना चाहिए बिकॉज ऑफ, क्योंकि यहां कारण बता रहा है। क्लियर। तो इन केस ऑफ यहां पर गलत है साथियों, इसके जगह पर क्या लिखेंगे, इसके जगह पर लिखेंगे बिकॉज ऑफ। इन केस ऑफ आपका सही आंसर होगा। और अगर इंप्रूवमेंट में आपसे पूछता तो यहां क्या लिखते, बिकॉज ऑफ, ठीक है, बिकॉज ऑफ, ठीक है। चलिए ये क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 18।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 है साथियों, इनेप्ट, एक वर्ड दिया आपको, इसका सिनोनिम्स बताना है। ठीक है, इनेप्ट का मतलब क्या होता है, ये जो वर्ड लिखा हुआ है इनेप्ट, इसका मतलब क्या होता है। तो साथियों इनेप्ट का मतलब होता है अकुशल, यानी कोई एक ऐसा व्यक्ति जो सुटेबल नहीं है किसी जॉब के लिए। ठीक है, उसे ही बोलते हैं अकुशल। तो इनेप्ट का मतलब तो हमें पता चल गया। ठीक है, और आई थिंक आप सभी को भी पता होगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है साथियों कैपेबल। कैपेबल का मतलब क्या होता है, कैपेबल का मतलब होता है योग्य, है ना, किसी चीज के योग्य है उसी को बोलते हैं हम कैपेबल। ठीक है, फिट भी ये कैपेबल का सिनोनिम्स ही है। ठीक है, कैपेबल, फिट। स्ट्रांग मतलब मजबूत होता है, आप सभी को पता है। क्लमसी, ये वर्ड यही इसका आंसर है। क्लमसी का मतलब क्या होता है साथियों, क्लमसी का मतलब भी होता है अकुशल। क्लमसी का मतलब क्या होता है, क्लमसी का मतलब भी होता है अकुशल। क्लियर। अगर इसमें पूछता है एंटोनिम, तो आपका ऑप्शन नंबर ए भी चला जाता है एंटोनिम में, और ऑप्शन नंबर बी भी चला जाता है एंटोनिम में। लेकिन आपसे पूछा था सिनोनिम, तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको बताना है कि इसमें से कौन सा रॉन्गली स्पेल्ड है, कौन सा वर्ड जो है गलत तरीके से लिखा गया है, वो आपको बताना है। देखिए ये जो सेशन है साथियों, ये प्रत्येक दिन अब चलने वाला है, प्रत्येक दिन शाम 6 बजे चलेगा। और ये एज आपके लिए, मतलब आप मान सकते हैं कि आपके लिए ये प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। ठीक है, यम्बी पब्लिकेशन का जितना भी आपका है, जितना भी प्रीवियस ईयर है, सारे प्रीवियस ईयर को मैं कोशिश करूंगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पर लगातार प्रत्येक दिन कंटिन्यूअस करा दूं। ठीक है, बस आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोग कंटिन्यू इसको देखें, अच्छा लगे तो शेयर करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 में आपको 4 वर्ड दिए हैं और आपको बताना है इसमें से कौन गलत लिखा हुआ है। चलिए बारी बारी से वर्ड को पढ़ते हैं। एक्सचेंज जो है साथियों, एक्सचेंज, EXCHANG, एक्सचेंज जो वर्ड लिखा है ये यहां पर सही लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें कोई भी एरर है नहीं, तो ये सही हो गया। चलिए एक्सरसाइज, एक्सरसाइज भी यहां सही लिखा हुआ है। एक्सक्लेम, एक्सक्लेम मतलब उद्घोषणा करना, ये भी सही है। ठीक है, सॉरी एक्सक्लेम, प्रोक्लेम एक वर्ड है, उसका मतलब उद्घोषणा करना होता है, एक्सक्लेम नहीं। ठीक है, तीनों वर्ड जो थे, एक्सचेंज, एक्सरसाइज और एक्सक्लेम, तीनों वर्ड जो थे साथियों, ये आपका सही लिखा हुआ था। यहां पर अभी मैंने कहा प्रोक्लेम एक वर्ड है ना, ये इसलिए कहा क्योंकि ये अभी हाल फिलहाल में जो आपका एग्जाम हुआ था CHSL 2020, उसमें ये वर्ड पूछा गया था, प्रोक्लेम। तो वही वाला अभी याद आ गया। प्रोक्लेम मतलब होता है उद्घोषणा करना, और ये जो एक्सक्लेम लिखा हुआ है, इसका अर्थ होता है कोई भाव व्यक्त करना। ठीक है, आप नोट भी कर सकते हैं अगर नोट करना चाहें। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है कोई भाव व्यक्त करना। ठीक है, कोई फीलिंग एक्सप्रेस करना। ठीक है, ये क्लियर, जिनको नोट करना है वो नोट कर सकते हैं। एक्सक्लेम, प्रोक्लेम मतलब उद्घोषणा करना, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, उद्घोषणा करना, उद्घोषणा करना। ठीक है, ये क्लियर हो गया। हमें इसमें पता करना था कौन गलत तरीके से लिखा हुआ है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है साथियों, एक्साइट, ये आपका गलत लिखा हुआ है। देखिए दो तरीके से, या तो इसको लिखता है एग्जिट, ठीक है, या तो इसे लिखता है एग्जिट, जिसका मतलब होता है बाहर जाना, है ना, तो सही हो जाता। या तो अगर एक्साइट के फॉर्म में लिखा है तो इसको लिखना चाहिए था एक्साइट, CITE। तो दोनों में से कोई भी यहां नहीं था, यहां पर EXIT लिखा था, जो बिल्कुल गलत है। तो आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 19 है साथियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वर्ड दिया हुआ है, इसमें आपको सिनोनिम्स बताना है इसका। इनआर्टिकुलेट, चलिए इसका सिनोनिम्स बताइए। इनआर्टिकुलेट का मतलब क्या होता है, ये जो वर्ड दिया हुआ है इसका अर्थ बताना है। सबसे पहले तो इसका अर्थ बताइए आप, इसका हिंदी अर्थ क्या होता है इनआर्टिकुलेट। साथियों इनआर्टिकुलेट का मतलब होता है नॉन क्लियर, या फिर मतलब आप कह सकते हैं अनक्लियर या अस्पष्ट। अगर इसको शुद्ध हिंदी में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, अस्पष्ट, है ना। ठीक है, अब इनआर्टिकुलेट का मतलब तो आपको पता चल गया। अब 4 ऑप्शन आपके पास हैं, चारों में देखते हैं। फ्लुएंट का मतलब क्या होता है, फ्लुएंट का मतलब होता है जैसे फ्लुएंटली स्पीकिंग, ठीक है, लगातार के सेंस में होता है। इलोक्वेंट का मतलब होता है बोलने में कुशल हो, जो है ना, इलोक्वेंट। अगला देखिए, इनइविटेबल, जिसको टाला ना जा सके, कोई भी एक ऐसा वर्क, कोई भी ऐसा काम जिसको टाला ना जा सके, उसे हम लोग कहते हैं इनइविटेबल। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ऑप्शन नंबर डी है साथियों इनकोहेरेंट। इनकोहेरेंट का मतलब होता है अस्पष्ट।
तो आपको सिनोनिम्स बताना था। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 20 था, इसका सही आंसर क्या हो गया साथियों? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आशा करते हैं आप सभी का आंसर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 21 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या लिखा हुआ है? प्लीज शो मी माई सन्स मैथमेटिक्स नोटबुक। देखिए, है तो ये एक्टिव पैसिव यानी वॉइस का सवाल, लेकिन इसमें बहुत अच्छे अच्छे लोग भी फंस जाते हैं। अच्छा सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं इसमें कहां एरर, मतलब किस तरीके से इसके ये जो क्वेश्चन है इसके आंसर के पास किस तरीके से पहुंचेंगे। तो देखिए, सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहला आप देखिए सो, ठीक है। अब बताइए सो जो वर्ड होता है, ठीक है, SHOW, इसका V3 फॉर्म क्या होता है? यानी वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, बताइए। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है साथियों? सोन होता है। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको? वर्ब का थर्ड फॉर्म मैच कराना है। तो देखिए, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो ये तरीका तो आपका खत्म हो गया, मतलब चारों में है। अगला चीज, अब आपको मॉडल चेक करना है, ठीक है। देखिए, सबसे पहला अगर प्लीज है तो अगर कहीं रिक्वेस्टेड होता तो हम उसके पास जाते, लेकिन चारों ऑप्शन में से किसी के पास रिक्वेस्टेड है नहीं, कहीं भी रिक्वेस्टेड का यूज है नहीं, ठीक है। तब क्या करेंगे? तो इसके बाद क्या करना है आपको? सबसे पहले तो ये देखिए कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है। तो प्लीज शो मी यानी ऑब्जेक्ट है आपका मी, तो मी आएगा शुरुआत में और आएगा किस रूप में? आई के रूप में। तो यानी ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी यहां पर कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर मी यहां पर आएगा एज अ सब्जेक्ट आई के रूप में। तो आई से दो शुरुआत है, आई विल और आई में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। अब ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो देखेंगे सिर्फ एक मॉडल का अंतर है। एक विल का यूज किया गया है, एक जगह मे का यूज किया गया है। अब इसे कैसे फाइंड करेंगे? तो साथियों, सबसे पहले आपको बात यह ध्यान रखना है कि विल का कभी भी यूज नहीं करते हैं। विल का यूज तब हम पैसिव वॉइस में करेंगे जब ऑलरेडी उसमें उससे पहले विल दिया है। जब आपका एक्टिव वॉइस में विल दिया है तब पैसिव वॉइस में हम विल बी का यूज करते हैं, ठीक है। अन्यथा विल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसे आप साइड कर देंगे, क्लियर। तो आपका जो सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए, बहुत लोग इसमें कह सकते हैं कि मे का यूज कहां से आया, मे तो उसमें था नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कि मे का यूज हो सकता है, ठीक है। कुछ केसेस में मे का यूज होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर सुटेबल है। तो जब भी कोई सवाल अगर आपसे नहीं बने तो एक तरीका अपनाइए ऑप्शन इलिमिनेशन का, ठीक है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22। फिर से बताना रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड कौन है? चार ऑप्शन दिए गए आपके सामने। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है साथियों? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कंपेरेबल, यानी अगर किसी से कंपैरिजन करना होता है ना तो उसी को बोलते हैं कंपेरेबल। किसी से अगर कंपेयर करना होता है तो ये जो वर्ड है COMPARAPLE, ये सही वर्ड है, ठीक है। ये जो वर्ड लिखा हुआ है सही वर्ड है। अगला है कमीशन, कमीशन वर्ड सही लिखा हुआ है। और देखिए, एक फन फैक्ट है कि देखिए, ये आपका SSC में पूछा गया सवाल है प्रीवियस ईयर, और सभी को पता होता है कि जब भी आप अगर SSC का एग्जाम दे रहे हैं तो आप सभी के एडमिट कार्ड पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन लिखा होता है। तो अगर थोड़ा सा भी दिमाग अगर लगाए, क्योंकि कमीशन में लोग फंसते हैं, डबल एम और डबल एस, तो इसमें लोग फंसते हैं, बहुत लोगों का कंफ्यूजन होता है ये। और जब ये एग्जाम हुआ था तो बहुत लोग कमीशन को गलत मार कर आए थे, उन्हें लगा कि ये डबल एम नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाते तो आप सभी के एडमिट कार्ड के ऊपर में लिखा होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपके डेस्कटॉप के ऊपर लिखा होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो कमीशन वर्ड तो ऑलरेडी लिखा हुआ था, तो फिर बहुत लोगों ने गलत कैसे कर दिया? तो गलत इसलिए किया क्योंकि वो अपना कॉमन सेंस नहीं लगा पाए। थोड़ा सा आपको जब एग्जाम देने जाते हैं तो थोड़ा सा एक्टिव होकर जाना है, क्लियर। बी सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है साथियों कमिटी, ये भी सही आपका लिखा हुआ है। कमिटी जो वर्ड है ये भी सही है, ठीक है। COMMITTEE, आपको ध्यान रखना है। आपका जो गलत है वो आपका कंसाइन, साइंस को हटा दीजिए, साइंस को हटा दीजिए, साइंस को हटा दीजिए, साइंस को हटा दीजिए। अब बताइए साइंस का स्पेलिंग क्या होता है? SCIENC, है ना। और इसमें ऐड कर दीजिए कन, CON। तो यहां पर आपका एरर था, SCEINC नहीं होता है, ठीक है, SCIENCE होता है। ये क्लियर हो गया कहां पर गलत था। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो वर्ड दिया है वो है एक्सेप्शनल। आपको बताना है इसका एंटोनिम्स क्या होगा। एंटोनिम बताना है आपको एक्सेप्शनल का। एक्सेप्शनल का मतलब क्या होता है बताइए। सबसे पहले एक्सेप्शनल का मतलब होता है कोई खास व्यक्ति, है ना, जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो, उसी को तो हम लोग कहते हैं एक्सेप्शनल, है ना। तो एक्सेप्शनल का मतलब कोई खास,
तो चलिए आते हैं ऑप्शन पर, आपको बताना है एंटोनिम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है साथियों? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है अनकॉमन। अनकॉमन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले बताइए कॉमन मतलब कौन? कॉमन मतलब जो नॉर्मल व्यक्ति हो, ठीक है। और उसके आगे अगर हम अन लगा दें, मतलब जो कोई एक ऐसा व्यक्ति जो कॉमन व्यक्ति नहीं है, कोई खास व्यक्ति है, तो ये जो वर्ड है अनकॉमन, ये तो इसका साइनो में चला जाएगा, ठीक है, ये तो सेम अर्थ दे रहा है। अगला देखिए ऑप्शन नंबर सी, देखिए अनइमेजिनेबल। इमेजिनेबल का मतलब क्या होता है? जिसे हम इमेजिन कर सकते हैं, उसके आगे अन लग गया, मतलब कोई भी एक ऐसा चीज, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में हम कल्पना नहीं कर सकते, ये भी गलत हो गया। अगला है, अगला फिर से अनथिंकेबल। थिंकेबल का मतलब क्या होता है? जिसके बारे में हम सोच सकते हैं, आगे लग गया अन, मतलब उसके बारे में नहीं सोच सकते है ना, हमारे कल्पना से परे हो वो, तो अनथिंकेबल, ठीक है, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ अनरिमार्केबल। तो सबसे पहले बताइए रिमार्केबल का अर्थ क्या होता है? रिमार्केबल का मतलब होता है कोई खास, रिमार्केबल, ठीक है, कोई और कोई खास व्यक्ति के रूप में रिमार्केबल, रिमार्केबल पर्सन, ठीक है। और अगर जैसे ही हम उसके आगे अन लगाते हैं, मतलब वो कॉमन के रूप में आ जाता है, ठीक है, मतलब कोई कॉमन व्यक्ति, जो कोई खास व्यक्ति ना हो। तो देखिए एक्सेप्शनल का मतलब कोई खास हो रहा था, और अनरिमार्केबल का मतलब जो कॉमन व्यक्ति हो, ठीक है, नॉर्मल व्यक्ति हो, नॉर्मल पर्सन हो। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 23 था, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 24। ये कॉमन इरर का सवाल है, बताना है आपको इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या कह रहा है? टोरेंशियल रेन्स एंड वाइंड्स ऑफ अप टू 170 किलोमीटर पर आवर स्वेप्ट अवे रोड्स, होम्स एंड ब्रिजेज एंड नॉकिंग डाउन पावर एंड कम्युनिकेशन लाइंस। अच्छा सवाल है, और जिन्होंने भी अगर थोड़ा सा भी प्रैक्टिस किया होगा तो एक बार पढ़ने के साथ ही आपको पता चल गया होगा कि किस पार्ट में इरर है। कैसे पता चला? तो देखिए एक सिंपल सा रूल है कि जिस भी सेंटेंस में जो स्ट्रक्चर वर्ब फॉलो कर रहा है वो सेम स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा। जैसे ही हमने ये पढ़ना शुरू किया, टोरेंशियल रेन्स एंड वाइंड्स ऑफ अप टू 170 किलोमीटर पर आवर स्वेप्ट अवे, ठीक है, यहां क्या लिखा हुआ है? स्वेप्ट अवे, ठीक है, पास्ट गया, स्वेप्ट अवे रोड्स, होम्स एंड ब्रिजेज एंड, अब देखिए एंड यूज हुआ, एंड के पहले अगर स्वेप्ट अवे है पास्ट, तो यहां पर भी क्या होना चाहिए था? यहां पर होना चाहिए था नॉक्ड डाउन। अब समझ में आया, ठीक है। एंड जहां भी दिखे उसके पहले जो वर्ब, उसके बाद जो वर्ब, दोनों सेम स्ट्रक्चर में जाएगा, है ना। तो एंड के पहले स्वेप्ट अवे, तो एंड के बाद नॉक्ड डाउन। क्लियर? तो इसमें कौन से पार्ट में इरर है? नॉकिंग डाउन, ये नहीं होगा, यहां पर नॉक्ड डाउन होना चाहिए था, ये आपका सही आंसर है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर, जो है पारा जंबल। सबसे पहले बताइए शुरुआत कहां से करेंगे? क्वेश्चन नंबर 25, शुरुआत कहां से करेंगे? देखिए सबसे पहले दो ऑप्शन आपके दिए गए हैं। सबसे पहले कोई भी आप जंबल वाले सवाल को बनाएंगे तो एक बार ऑप्शन जरूर देखेंगे आप। सबसे पहले देखिए यहां पर दोनों में सी यूज है, ठीक है, यानी सी से शुरू किया गया है, और इधर दोनों में ए से शुरुआत किया गया है। क्लियर? तो ये तो पता चल गया कि बी और डी से हम शुरुआत नहीं कर सकते, और वैसे भी देखने में भी लग रहा था दिस और एंड से शुरुआत होता नहीं है। चलिए ये तो पता चल गया हमें। अगला काम क्या करना है? अब ए और सी को बारी बारी से पढ़ते हैं। ए में लिखा हुआ है एन एस्टिमेटेड 70% ऑफ दिस प्लास्टिक। अब बताइए दिस प्लास्टिक, यहां पर दिस का यूज है। दिस प्लास्टिक मतलब कौन सा प्लास्टिक? ये प्रोनाउन यूज हुआ है, और प्रोनाउन से पहले नाउन का आना जरूरी है। यानी अगर दिस प्लास्टिक यहां यूज है तो इससे पहले जरूर कोई ना कोई प्लास्टिक का यूज हुआ होगा, ठीक है। तो ए से हम शुरुआत नहीं कर सकते, मतलब ये दोनों ऑप्शन को यहां पर कट कर देंगे। अब बचा दो ऑप्शन, सी को पढ़ते हैं। 8 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक इंड्स अप इन द वर्ल्ड्स ओशियन एवरी ईयर, मतलब लगभग 8 मिलियन टन प्लास्टिक का जो है वो प्रत्येक साल जो विश्व के महासागर है उसमें वो जाते हैं। कॉजिंग डैमेज टू फ्रेजाइल इकोसिस्टम, मतलब जो एकदम नाजुक इकोसिस्टम है उसको ये डैमेज पहुंचा रहे हैं, ठीक है। ये पता चला सी। अब सी के बाद कौन होना चाहिए? तो देखिए सी के बाद ऑप्शन नंबर सी में है डी, ऑप्शन नंबर ए में है ए, ठीक है। तो देखिए यहां पर है फुल स्टॉप, सी में ध्यान से देखिए लास्ट में है फुल स्टॉप, और इसके बाद तुरंत एंड का यूज कर नहीं सकते, ठीक है। दूसरी बात, फुल स्टॉप सभी में, तो फुल स्टॉप आपको कंफ्यूज करने के लिए भी दिया जाता है, इसको आप इग्नोर करें। अगला बात आपको यह करना है कि अगर 8 मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक के बारे में यूज हुआ है तो इसके बाद इसी के बारे में कुछ अगला होना चाहिए। तो इसी के बारे में जिक्र है
सेंटेंस नंबर ए में कि एन एस्टिमेटेड 70% ऑफ दिस प्लास्टिक, मतलब लगभग 70% ऑफ इसका प्लास्टिक वो कहां जा रहा है, विच इंटर्स द सी सिंक्स, ठीक है, जो सी सिंक्स में जा रहा है, ठीक है, सी के बाद ए के बाद डी जाएंगे, एंड मच ऑफ इट, मतलब जो 70% प्लास्टिक जा रहा है उसमें से मैक्सिमम जो वो क्या है, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी वो वातावरण में खत्म नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है, ठीक है। तो ए को जो है ए के बाद डी जाएगा, ठीक है, और डी के बाद लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में आएगा बी। दिस इज अ प्रॉब्लम दैट स्ट्रेचेज फार बियॉन्ड इंडिया। तो सबसे लास्ट में क्या जाएगा साथियों, बी। तो आपका ऑप्शन जो सही होगा सी के बाद ए के बाद डी और डी के बाद ई, सॉरी डी के बाद बी। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही है। ये समझ में आ गया? तो पाराजंबल वाले क्वेश्चन को आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है, ऑप्शन के साथ, ठीक है, कुछ कुछ छोटे छोटे पॉइंट को ध्यान रखते हुए। पाराजंबल कठिन नहीं है, बहुत लोग इससे डरते हैं, मतलब उनका मैक्सिमम गलत होता है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है ना, बहुत इजी है जंबल वाला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो आज का ये जो सेशन है साथियों, सेट नंबर 18 का, ये हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं और कल पुनः शाम 6 बजे मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।